नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 25 जनवरी 2022। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज़ डिस्कशन में। करंट अफेयर के डेट में आज के डेट में जो हमने कवर किया है, द हिंदू को कवर किया है, इंडियन एक्सप्रेस और PIV, ये जितने भी न्यूज आर्टिकल आते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमने उसको कवर करने का कोशिश किया है कि उसमें से जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पे आके और 360 डिग्री पे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। 360 डिग्री एनालिसिस, और जिसमें हम देखेंगे कि मैं PT के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा रहेगा प्राथमिक परीक्षा के लेके, और मुख्य परीक्षा के स्तर पे किस किस चीज़ों को पॉइंट को इसमें शामिल किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम ये इनिशिएटिव कंटिन्यू कर पाए। और आई होप कि मैं 100% इसमें दूंगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। ठीक है, तो चलिए पहला जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है सेला पास सुरंग परियोजना। ये सेला पास सुरंग परियोजना है क्या? हाल ही में सरकार ने इसमें विस्फोट किया है, पहला अंतिम विस्फोट किया गया है। ये पार परियोजना खराब परिस्थिति थी उसमें भी किया गया है। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये पास जो परियोजना है, सेला पास परियोजना, सुरंग परियोजना, इसकी फीचर क्या है। ये सुरंग परियोजना टोटल जो होगा 12.04 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। ये 2 फेज में बनाया गया है, 2 सुरंग होगा। एक जो सुरंग होगा 1790 मीटर का होगा और दूसरा जो सुरंग होगा वो 475 मीटर का होगा। 2 सुरंग इसमें शामिल किया गया है। ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? ये सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे मैप में देखिए, ये जगह है जहाँ पे ये सुरंग बनाया जा रहा है, ये पास। अब देखिए ये जो क्षेत्र है ये हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश, और ये जो सीमा है ये किसका सीमा है? ये चीन का सीमा है। तो ये चीन के पास बॉर्डर बन रहा है, बॉर्डर के पास ये काम चल रही है, तो इसलिए इसमें कौन काम करेगा? सीमा सड़क संगठन काम करेगा। ये पास देख सकते हैं कि ये सीधा सीधा हमारा अरुणाचल प्रदेश के, और ख़ासकर यहाँ पे देखेंगे कि चीन के बॉर्डर के पास है, तो ये हमारे लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण ये पास हो जाता है। इसकी उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में हम आगे बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि तवांग जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है, हमारा चीन के साथ टेंशन चलता है। चीन के साथ जब टेंशन चलता है तो हम जो हर एक मौसम में कनेक्टिविटी हमारा प्रदान होना चाहिए। इस सुरंग को बढ़ने के बाद हम हर एक मौसम में ऑल वेदर कनेक्टिविटी हम यहाँ पे इस्टेब्लिश कर लेंगे। ऑल वेदर कनेक्टिविटी देख लेंगे। यहाँ से देखिए इटावा है और चीज़ें हम इम्पोर्टेंट करेंगे। उसके बाद असम का जो तेजपुर में क्या है कि भारतीय जो सेना है उसका मुख्यालय है, 6 कोर का मुख्यालय है। कहाँ पे मुख्यालय है? तेजपुर में। तेजपुर से यहाँ पे जाने में, तेजपुर से सेला पास में और यहाँ तक जाने में 1 घंटे की दूरी कम हो जाएगी इस सुरंग को बनने से। तो ये 1 घंटे की दूरी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी होगा। मान लीजिए कोई टेंशन होता है तो ये जो हमारा मुख्यालय है, तो यहाँ से यदि सेना भेजा जाए तो कम समय में यहाँ तक तैनात हो जाएगी, वो सेना यहाँ पे पहुँच जाएगी। और आपको चीन का तो मकसद पता ही है कि चीन का मकसद है क्या। उनकी जो विस्तारवादी नीति है हर वक्त हमें कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट के जोन में आता ही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, इसका उद्देश्य बनाने के पीछे उद्देश्य है। अब ये बात की जाता है कि सामरिक उद्देश्य क्या है, इसका सामरिक महत्व क्या है। तो महत्व ये है कि भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इनको क्या है कि एक योग्य कनेक्टिविटी होना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके कि सड़क और रेलवे दोनों कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। यहाँ पे कमियाँ हैं। आपको पता होगा कि मेनलैंड जो भारत है, इस मेनलैंड से भारत से वहाँ पे कनेक्टिविटी, नॉर्थ ईस्ट में जो कनेक्टिविटी है वो उसमें बहुत ज़्यादा कमियां है। तो सरकार तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बोगी बिल, आप देख सकते हो बोगी ब्रिज जो बनाया गया था, ये कनेक्टिविटी का ही एक लाइन था, राइट। तो सरकार ये क्या कर रही है, कनेक्टिविटी को लेके, कनेक्टिविटी जो कम है उसको ज़्यादा कर रही है। विशेषकर हमने जो बताया कि चीन की तुलना में भारत यहाँ पे कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ नज़र आता रहता है। यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, अवसंरचना, ठीक है। तो हमें इस चीज़ों को, अवसंरचना को तो इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में, यदि कुछ भी करना है तो आपको कनेक्टिविटी के माध्यम से ही करना पड़ेगा। तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय सीमा तक पहुंचने के लिए जो हमारे बुनियादी ढांचा है उसकी निर्माण होने से क्या होगी कि हमें राजनीतिक रूप से भी लाभ होगा। जब देखिए, अब मान लेते हैं कि यहाँ से चाइना को पता है कि यहाँ पर आने में सेना इनके जल्दी आ पाएंगे यहाँ से, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। यदि इसको लगेगा कि अरे मैं एक्टिविटी करता हूँ, इसको सेना के आने में तो 5 घंटा लगेगा, तब तक तो मैं यहाँ पे काम निपटा दूंगा। तो इस चीज़ों में क्या होगा कि हमें राजनीति भी यहाँ पे मसा पूरा हो जाएगा। उसके बाद है, एक बार पूरा हो जाने के बाद जो तवांग क्षेत्र है और वहाँ पे हमने जो बताया कि तेजपुर क्या है, हमारे भारतीय सेना का जो
मुख्यालय है वो तेजपुर में है, तो उनके बीचों में क्या होगी, एक कनेक्टिविटी लाइन हो जाएगा, जिससे कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगा। तो 1 घंटे से भी कम में ये यहाँ पे आया जाया करेंगे, जिससे कि हमारा बहुत सारा बेनिफिट होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। तो हमने देखा कि सुरंग परियोजना के बारे में। चलिए आप दूसरा आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो आर्टिकल है कि एक जिला एक उत्पादन। यहाँ पे सरकार के द्वारा एक परियोजना, एक पहल चलाई जा रही है, एक जिला एक उत्पादन। ये पहल का एक्चुअली मकसद ये है कि वहाँ के जो उत्पादन है, उत्पादकों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये कौन देगा? केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ये काम होगा। विदाउट एक से तो काम नहीं चलेगा, ये केंद्र और राज्य दोनों करेगा। उसके अंतर्गत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जो है ये भी इसमें हेल्प करेगा। इनके मिलके ये पहल एक चलाया जा रहा है। एक अभी हाल ही में राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ये प्रपोजल रखा गया है। एक जिला एक उत्पादन के बारे में जानते हैं क्या है? पहली बार इसे 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में ये एक महत्वपूर्ण पहल को ओडीओपी मतलब एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ओडीओपी हम बोलेंगे तो आप इसका मतलब समझिए क्या कि एक जिला एक उत्पादन के पहल चलाया गया, जिससे कि प्रत्येक जिला में हमारे जो प्रत्येक जिला है उसमें से एक किसी उत्पादन को हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। इस सेलेक्ट करने के बाद इसके विकास के लिए हम काम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आम है, मैंगो है। अब किसी एक प्रकार का आम कोई भी जिला, मान लीजिए कि बिहार का मुजफ्फरपुर का लीची है, बिहार में, तो मुजफ्फरपुर के लिए एक लीची उनके इम्पोर्टेंट में आ जाता है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, उनकी जो क्षमता है, ठीक है, इनकी जो क्षमता है, वास्तविक जो क्षमता है, उनको क्या करेंगे, हम साकार करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वहाँ पे आर्थिक विकास होगा। अब मान लीजिए कि ये क्षेत्र है, इस जिले में एक किसी प्रोडक्ट को हमने चुना लीची के लिए, तो यहाँ पे जो लीची का उत्पादन करने वाला होगा, लीची का जो किसान होगा, उसका क्या होगा, आर्थिक रूप से यहाँ पे सरकार सबका नज़र पड़ेगा, तो आर्थिक विकास होगा। आर्थिक विकास होने से क्या होगा कि ग्रामीण जो रोजगार है और उद्यमी का पैदावार होगा, यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये लीची है सपोज करिए, तो लीची को प्रोडक्शन यदि यहाँ से उत्पादन चालू हो जाए तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रक आएगा ले जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बनाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ट्रक आएंगे जो इसको यहाँ से माल को लेके ढोके ले जाएंगे दूसरी जगह पे। तो ये जो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे रोजगार तो हो गया, इसको पैक करना, इसको यहाँ पे इसको डब्बा में पैक करके भेजना, ये सड़क में लोड करना, अनलोड करना, ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगे। यहाँ की जो ड्राइवर की होंगे उनको रोज़गार मिल जाएगा। तो इससे जब ये यहाँ पे आया जाया करेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुकानें खुलना स्टार्ट हो जाएगा। आसपास में दुकानें खुलना, जब यहाँ पे फैक्ट्री के तौर पे रहेगा तो फिर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, दवा की दुकान, विद्यालय, ये सारी चीज़ें एक बार किसी आर्थिक एक्टिविटी कहीं पे इकट्ठा हो जाता है तो वो चीज़ें खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उत्पादन क्या हो जाएगा, पैदावार बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो ये चीज़ें दिया गया है, उद्योग और आंतरिक विभाग जो संवर्धन विभाग है, इसकी एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में ये कार्य करेंगे, जो कि इनका जो डिस्ट्रिक्ट एक्सपर्ट हब है इसके साथ इसको विलय कर दिया गया है। इस परियोजना को, उत्पाद पहल को इसमें विलय करके इसमें काम किया जाएगा। अब मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य दर्शन इसमें ये होगा कि कहीं ना कहीं प्रत्येक जिला, भारत की जो प्रत्येक जिला है उसका एक उत्पादन का चयन किया जाएगा। उसको चयन करने के बाद उसे ब्रांड बनाया जाएगा। जैसे लीची है तो लीची को ब्रांड बनाया जाएगा। कहाँ का, मुजफ्फरपुर का। हाजीपुर है, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है। बहुत सारे जगह है, ठीक है, जहाँ पे उसको ब्रांड बना के हम क्या करेंगे, वहाँ पे सेल करेंगे, तो उसको एक ब्रांड मिलेगा। ब्रांड मिलने के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, प्रचार होगा, उसका प्रचार होगा। प्रचार से क्या होगा, वहाँ के लाभदायक होगा, लाभ होगा किसको, व्यापारी को, रोजगार पैदावार होगा। हमने बात ही किया कि रोजगार होगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इस परियोजना की, इस योजना की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरी है। देखिए आप जब तैयारी करें ना, इन सारे क्वेश्चनों को हर वक्त अपने दिमाग में रखें, ठीक है। जब इस दिमाग में क्वेश्चन को करके फिर इसका आंसर ढूंढेंगे ना और तब याद करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब इसकी ज़रूरत की है, क्यों नीड है, तो इस परियोजना की इसलिए नीड है कि हमारे जो कृषि और गैर कृषि जो उत्पादन है वो घर के जो क्षेत्र है, ठीक है, घर में जो क्षेत्र है उनको हम क्या कर रहे हैं, विशिष्ट करें, जिससे कि एक ज़िले में एक उत्पादन होता है तो वहाँ के अद्वितीय हो जाएगा, वहाँ की जीविका प्रदाता हो जाएगी, जीविका हो जाएगा, मतलब कि वहाँ पे रहने का एक एक्टिविटी हो जाएगा। इससे पलायन कम होगा, जो हमारे यहाँ पे पलायन बहुत ज़्यादा होता है ना, इसमें भी कमियाँ आएगी। उसके बाद है
योजना को हर जिले से मिलेगा तो एक भारत क्या हो जाएगा, एक निर्माण केंद्र के रूप में बदलेगा। जो केंद्र के रूप में मोदी जी का जो सबसे बड़ा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सबसे बड़ा आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से ही उत्पादन होकर चीज़ें आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे रोजगार भी पैदा करवा पाएंगे, एक तरह से भारत एक निर्यात देश के रूप में और खासकर आत्मनिर्भर के रूप में हम आगे बढ़ेंगे इस परियोजना के तहत। अब सवाल उठता है कि इसकी सफलता के लिए क्या करने की आवश्यकता है। अब तो परियोजना लेके आ गए, इसका हमने लाभ देख लिया, क्यों आवश्यक है ये भी देख लिया, लेकिन कुछ तो ये भी है ना, इसके लेके हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या आवश्यकता है करना। तो इसमें ये चीज़ देखना है कि भारत की जो नीतिगत जो पहल है उसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सबसे पहले जो स्वामित्व है, स्वामित्व का क्रियान्वयन करना चाहिए, उसको केंद्र में होना चाहिए। जो इसका मालिक है, जो किसी जगह का मालिक है, उसको रहना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। उसके बाद है मूल्य श्रृंखला, एक मूल्य श्रृंखला बनाना चाहिए जिससे कि जिसका एक पहचान हो सके हितधारक का, कहाँ पे कौन चीज़ें सही है, कौन चीज़ें ज़्यादा उत्पादन होता है, ये चीज़ों का खासकर ध्यान होना चाहिए। और वहाँ पे सूचना और जागरूकता प्रदान करना चाहिए, जनता को जागरूकता होना चाहिए। कृषि एग्रीकल्चर जो है, कृषि किसान है, उसको जागरूकता दीजिए, वो उतना जागरूक नहीं है। अभी भी आप अपने गाँव में जाइए, आप बताइए कि ये पहल है, तो किसी को नहीं पता होगा इस पहल के बारे में। तो इसलिए किसानों तक इस पहल के बारे में जानकारी होना चाहिए, उन तक जागरूकता फैलाना चाहिए। उसके बाद है जो हमारे भौगोलिक संकेत को मतलब जीआईडी टैग जो हम देते हैं, जीआई टैग जो देते हैं, जिसमें हम देते हैं कि स्पेशल, मान लीजिए कि रसगुल्ला जो है वो यदि बंगाल का, पश्चिम बंगाल का मिला है, ये रसगुल्ला फेमस है, तो वो वहाँ का जीआई टैग मिल गया, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वहाँ के लोगों को एक पैटेंट मिल जाता है, जिससे उनका अधिकार हो जाता है, वहाँ के लोगों को इनकम हो जाता है। तो उसको पंजीकरण करवाना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण हो। उसके बाद है कृषि उत्पाद जो संगठन है उसके साथ, इसमें विकास के साथ साथ हमें कारगर रूप से पहल शुरू करना चाहिए, जिससे कि इस परियोजना को क्या किया जाए, लाभ बनाया जाए, इस परियोजना को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे कि किसानों को जिस पर्पज़ से हमने स्टार्ट किया उसको हम इसमें दे सके। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है, सॉरी एक मिनट पेन ले लेते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है अपूरणीय टोकन, ठीक है। अपूरणीय टोकन क्या है, अपूरणीय टोकन क्या हो सकता है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्राथमिक परीक्षा के लिए हम ये देखेंगे कि अपूरणीय टोकन है क्या, मुख्य परीक्षा के लिए देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े इनसे क्या क्या चुनौतियाँ हैं। देखिए क्या हुआ है कि फ्रांस में फ्रांसीसी जो एक थे, जेरी फ्रांस ब्रांड जो था, वो अमेरिका में जो डिजिटल कलाकार थे, ठीक है, पर उन्होंने मुकदमा किया, ओके, मुकदमा कर दिया। इनका कहना था कि क्रिप्टो वर्ल्ड में तेज़ी से जो बढ़ावा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एक हिस्सा बन रहा है, कौन, एनएफटी जो है, ये कहीं ना कहीं एक श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ा है क्रिप्टो वर्ल्ड में। तो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी के लेके वर्ल्ड में कितना चीज़ें चल रही है, क्रिप्टो को लीगल टेंडर देना चाहिए, मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, तो उसी से संबंधित है। अब बात आती है कि अपूरणीय जो टोकन है एनएफटी जो है, ये क्या काम करती है। यह एक अद्वितीय है, यह अपरिवर्तनीय है, यह परिवर्तनीय नहीं होता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, संगीत में, ठीक है, कलाकृतियाँ, यहाँ तक कि एक डिजिटल संपत्ति के रूप में, स्वामित्व के रूप में किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ समझिए, अपूरणीय शब्द का सीधा सा अर्थ है कि प्रत्येक टोकन जैसे कि मुद्रा, 10 का मुद्रा होता है, 10 का नोट होता है, ठीक है, वो दूसरे से अलग होता है, उसी तरह से ये क्या होगा, विपरीत होगा। एक जो टोकन होगा, एक जो अपूरणीय टोकन होगा, वो दूसरे से अलग होगा। इसका मतलब है कि वो दूसरे से अलग होगा। ये किसके माध्यम से चलता है, ये बिटकॉइन, ठीक है, एथेरिक जो जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उसी के तहत ये बिटकॉइन के माध्यम से चलता है, जो कि दूसरे के एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठती है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये जो वर्क करता है, ये जो किस तरह से वर्क करता है, आपको देखना चाहिए कि कैसे इससे लेन देन होता है। ये जो लेन देन होता है, तो समझिए कि जैसे मान लीजिए कि सामाजिक रूप से आप ब्लॉकचेन के माध्यम से ये लेन देन किया जाता है, ब्लॉकचेन के माध्यम से इसको दर्ज किया जाता है। ये कि कहाँ पे होते हैं, डिजिटल सार्वजनिक खाता वही होता है। इस खाता वही से क्या होता है कि ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया 2021 में। क्यों फेमस हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, ये फेमस होता क्यों है, क्योंकि एक ये नए तरह का वित्तीय प्रणाली है। नए तरह का जो चीज़ें आती है हम करना पसंद करते हैं ना, कि एक नए तरह का वित्तीय प्रणाली है। और इस वित्तीय प्रणाली में बैंक और जो वित्तीय संस्थान है उसकी कोई भागीदारी नहीं है, वो भागीदारी से क्या होता है, दूर होता है। तो हम एक स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, लोकतांत्रिक रूप से आप बता सकते हो वित्तीय प्रणाली है, हम किसी के अंडर नहीं रहता है। आपको जैसा पैसा है, यदि आपको किसी से एक्सचेंज करना है तो कहाँ जाओगे आप, बैंक में जाओगे, बैंक के माध्यम से ही तो हमारा लेन देन होता है।
तो वो चीज़ें हैं, तो इसमें वो चीज़ें भूमिका नहीं है, क्योंकि यह बैंकों का जो अन्य जो संस्थान है, जैसे मान लीजिए कि कोई सिंगर यहाँ पे गाना गाया फ्रांस में और यूएसए में, उसको यूएसए में सिंगर वाले इसको पैसा देंगे, तो यदि आप पैसा यदि डॉलर भेजते हैं तो यहाँ पे कौन बीच में आएगा? बैंक आएगा ना। लेकिन इसके माध्यम से कोई बैंक नहीं आएगा, ये एक ब्लॉकचेन टेक्निक के माध्यम से डिजिटली रूप से इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं किया जाता है। ये कभी ना कभी क्या है ना, ये एक क्या है कि क्योंकि इससे विकेंद्रीकरण प्रणाली को कम करता है और कोई भी लोग जो व्यक्ति जो डिजिटल संपत्ति को बेच सकता है, इनमें कोई विकेंद्रीकरण को किसी एक को शक्ति नहीं रहता है, इनमें किसी के पास भी ये शक्ति होती है, राइट, जिसके माध्यम से इसमें काम किया जाता है। ओके, तो इसको आपने समझ गया होगा कि ये चीज़ें क्या है। जैसे ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी है ना, उसी तरह से ये चीज़ें एनएफटी इसी तरह से काम करती है और लेन देन इसमें करती है। तो इससे संबंधित क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे न्यूज़ में आ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से कर ले। और इसका जो PDF है, सेशन का PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल ग्रुप पे भेज देंगे, तो आप वहाँ से टेलीग्राम से आप इस PDF को डाउनलोड करके वहाँ से आप डेली का पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपको जो डिस्कशन सुने हैं उसका बेनिफिट हो सके। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है कि विक्टिंग जो हमारे रिट्रीट है सेरेमनी है, विक्टिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली समझो, ये 26 जनवरी जो है, इस 26 जनवरी के समय जो जनवरी होता है, यह एक तरह का धुन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं वो धुन बजाते हैं, पो 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 करके बजता है ना, तो ये धुन बजता है। तो ये जो अवॉइड विथ मी धुन को छोड़ के 26 धुन को बजाया जाता है, इसमें बजाया जाएगा, इस बार बजाया जाएगा, ठीक है, जनवरी में। तो अब हम जानते हैं विक्टिंग रिट्रीट फंक्शन जो है यह क्या है। यह एक पुरानी परंपरा है। किसके लिए पुरानी जो परंपरा है, ये सदियों से चली आ रही है, सैन्य परंपरा के रूप में इसको प्रतीत किया जाता है। सैन्य परंपरा में सैनिक जब लड़ाई को मतलब झगड़ा जो करते थे, वॉर जो करते थे, उसको बंद किया जाता है और अपने हथियार को बंद करके युद्ध के मैदान से हट जाते हैं वो, और रिट्रीट करते हैं, मतलब कि एक आवाज़ पर सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के समय ये शिविरों में लौट जाते हैं। ये जब ही जैसे आपने देखा होगा, गीता सुना होगा, ठीक है, गीता यदि आपने देखा होगा तो कृष्ण जी क्या करते हैं, धुन बजाते हैं शंखों का, महाभारत में। तो क्या होता है, महाभारत में यदि धुन बज गया शाम में, तो झगड़ा जो भी आपको वॉर चल रहा है वो वॉर युद्ध वहीं पे समाप्त हो जाता, समाप्त नहीं होता था, उस दिन के लिए स्थगित हो जाता था। सभी अपने अपने कहाँ पे चले जाते थे, शिविर में चले जाते थे। तो वो यही तरीके से पे है कि जैसे ही ये बजता है, सैनिक कहाँ चले जाते हैं, सभी चीज़ों को रख के अपने शिविर में वापस लौट जाते हैं। ये परंपरा का जो शुरुआत है, ये 17वीं सदी से इंग्लैंड में शुरू हुआ। इंग्लैंड में ये चीज़ें शुरू हुआ। उस समय के जो वहाँ पे राजा थे, जेम्स द्वितीय, इन्होंने इस चीज़ों को स्टार्ट करवाने में मुख्य योगदान रहा है, उन्हीं का योगदान रहा है। इन्होंने सैनिकों को ड्रम उनके जो नीचे है युद्ध के दिनों में, ठीक है, अंतिम रूप से घोषित किया जाता था और परेड आयोजित कराने का आदेश दिया था इसी तरह का। तो पहली बार इन्होंने दिया है। समारोह में तब वॉच सेटिंग कहा जाता था। इसको वॉच सेटिंग मतलब एक टाइम के रूप में कहा जाता था कि ये बजा तो आपको युद्ध बंद, तो एक ये टाइम के रूप में, वॉच सेटिंग के रूप में, समय के रूप में ये काम करता था, राइट। अभी वर्तमान समय में ये समारोह किस किस देशों में होता है, तो ये जो देश में होता है, यूके में होता है, USA में होता है, कनाडा में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है और भारत में होता है। इसका भारत में भी होता है। आपने बहुत बार, जैसे आपने हमारा जो 26 जनवरी को परेड होगा उसमें भी आप देखेंगे, इसको सुनने के लिए आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें को आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए आगे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत कब होती है। हमने जाना कि ये तो 17वीं सदी में कहाँ पे शुरू हुआ था, इंग्लैंड में, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब होती है। तो भारत में इसकी जो शुरुआत होती है वो 1950 ईस्वी में, सॉरी 1950 ईस्वी में, माफ़ करिएगा, 1950 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ये शुरुआत करने वाले कौन थे, मेजर रॉफ्ट्स जो थे, इन्होंने स्वदेशी रूप से एक बैंड का समूह बनाया। इस समूह ने एक अंगूठा जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने इसको कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं, खंडी के रूप से, औपचारिक रूप से करवाते हैं। और इस समारोह में जो बैंड द्वारा संगीत में प्रदर्शन होता है, जो हर साल भारतीय और पश्चिमी धुन पे बजाया जाता है। किस किस धुन पे, यदि यूपीएससी में आ जाए कि किस धुन पे बजाया जाता है भारत के अंदर, तो भारतीय और पश्चिमी। वहाँ पे यदि स्टेटमेंट बनाया जाता है कि केवल पश्चिमी धुन पे बजाया जाता है, नो, केवल भारतीय धुन पे बजाया जाता है, नहीं, ये भारतीय और पश्चिमी दोनों ही धुन पे यहाँ पे परेड में बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमिक्स से संबंधित है।
ये आर्टिकल है कि के आकार अर्थव्यवस्था जो रिकवरी है, के सेफ रिकवरी जो इकोनॉमिक्स का रिकवरी है उससे संबंधित है। ये हम पीटी के लिए, मेंस के लिए देखेंगे। पीटी के लिए देखेंगे कि सुधार विभिन्न प्रकार के कौन कौन से आकार के होते हैं, राइट। उसके में आपने वी सेफ देखा होगा, इस बार तो आर्थिक सर्वे था उसमें भी आया था। इससे संबंधित मेंस में भी क्वेश्चन आया है। आप मेंस का जब पीटी देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है इससे संबंधित। तो देखिए, आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे, ठीक है, कंटेक्स्ट ये है कि हाल ही में आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, इन्होंने बोला कि सरकार को कोरोना के जो महामारी से प्रभावित हुआ था हमारा अर्थव्यवस्था, उससे रिकवरी करने के लिए के आकारों पे वसूली को रोकने के लिए अधिक करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इस तरह की बात करते हैं। तो के आकार की वसूली क्या होता है, सिंपल सा समझिएगा। के आकार की वसूली तब होता है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था में अलग अलग हिस्से में और अलग अलग दरों पे जो चीज़ें ठीक होती है, परिणाम में ठीक होती जाती है, रिकवरी होते जाता है, उसको हम कहते हैं। जैसे देखिए, अब एक ही दिशा में कोई चीज़ होगा तो ऐसे होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि कैसे होता है, ऐसे होता है ना। तो अलग अलग दिशा में होता है, अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग दरों पे होता है। कोई जो रिकवरी है वो 5% के दर से कर रहा है और कोई जो है वो 10 से कर रहा है। तो ये अलग अलग हो गया ना रिकवरी। तो वही चीज़ यहाँ पे बात किया जाता है। ये रिकवरी किस शेप से बनता है, राइट। यह सभी क्षेत्रों, उद्यमी और लोगों के समूह के एक समान रिकवरी के विपरीत होता है। ये हमने यही बताया कि यह एक समान नहीं होता है, ऐसे नहीं चलेगा। ये कभी ऐसे भी चलता है, कभी ऐसे भी चलता है। तो अलग अलग दरों पे ये चीज़ चलता है, उस चीज़ों का विपरीत हो, क्योंकि आर्थिक जो परिणाम है उससे संबंध जो मंदी से पहले और बाद में मौलिक रूप से बदलाव होता है, मंदी से पहले और बाद में। तो कोविड आने के बाद पता ही है आपको, बहुत सारा चीज़ें इसमें तालमेल हो गया था। इस प्रकार की पुनर्वित्तीय जो आकार जो है के आकार कहा जाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न हिस्सों का पथ पर जो चार्ट बनता है उससे क्या होता है, के तरह का एक भुज के तरह ये तैयार होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, PIQ में पूछा गया था कि देश के एक्स में आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होगा यदि, किस तरह से होगा यदि एक्स से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ए में है कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होगा, यदि विश्व की अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होता है। उसके बाद एक्स में जनसंख्या वृद्धि, एक्स में पूंजी निर्माण की वृद्धि होगी। और विश्व की डी ऑप्शन है कि विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या होगा। इसमें अब कुछ चीज़ें बताई गई है, जिससे क्या होगा कि परिवारों के क्या हो जाता है कि जब मंदी आता है तो उनकी जो नौकरियां है, मजदूरी है, उसमें कहीं ना कहीं कटौती आ जाती है। स्थानीय रूप से इसमें नुकसान हमें अनुभव प्रदान होता है। ये केसेफ जो आकार का रिकवरी होता है, इसमें ये चीज़ें हमें देखता है। श्रम बाजार जो है तेज़ी से ठीक नहीं होता है, जिससे कि मांग और आपूर्ति जो है कम होता जाता है। देखिए, यदि जनता के पास रोजगार नहीं होगा, लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा ना। यदि आपके पास पैसा नहीं होगा, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को खरीदना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। आपके पास पॉकेट में पैसा है, आप बाजार में जाओगे तब तो आप बिस्किट भी ले लिए, चॉकलेट भी ले लिए, कुरकुरे भी खा लिए। लेकिन आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप सिर्फ बिस्किट खा के आ जाओगे, 5 रुपये का बिस्किट में काम चला लोगे। यदि आपके पास पैसा है तो आप आराम से जाके समोसे खा के आ सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें यहाँ पे रिकवरी के रूप में बताया जाता है कि मांग जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं खत्म होगा। तो इस स्थिति में केस शेप में मांग तो जनरेट हो नहीं रहा है, वही चीज़ है। कोरोना में क्या है, गरीब और अमीरों के एक प्रभावित हस्तांतरण के रूप में शुरू हुआ, ठीक है। मांग बाधक हो गया। मांग बाधक मतलब वही चीज़ हम बता रहे हैं, जिससे कि गरीब क्या करते थे। अब बताओ, गरीब क्या होता था कि वो बचत नहीं करता था, उसके पास उतना पैसा ही नहीं था। वो आज खाएगा, आज कमाएगा, कल खाएगा, कल कमाएगा, परसों खाएगा। तो उसके पास तो बचत था नहीं। जब बचत नहीं था तो अभी कोविड के टाइम में उनके पास तो है नहीं कि सामान खरीद ले, जिससे कि हमारे अवसर और असमानता बढ़ी है इससे। तो इसलिए ये उत्पादन के रूप में ये एक नुकसान पहुंचाता है और राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक बाधा के रूप में ये चीज़ें हमें शुरू में आती है। ये अर्थव्यवस्था का प्रवृत्ति यहाँ पे चीज़ें निकल के आती है। तो वही चीज़ है ना कि जब तक आपके पास मांग नहीं क्रिएट होगा तब तक आप अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक कर सकते। तो इसमें राइटर का यही कहना है, खासकर जो रघुराम राजन जी का यही कहना है कि इस तरह का जो चीज़ें हैं इसमें सरकार को बच के थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और मांग की तरफ ज़्यादा वर्क करना चाहिए, जिससे कि गरीबों और रोजगार हो और रोजगार में कटौती ना हो। अब पहले लोग 100 रुपये में काम करता था, अब लोग क्या करता है 50 रुपये में भी काम करने के लिए मजबूरी है, क्योंकि उनके पास रोजगार ही नहीं है, उपलब्धि नहीं है।
अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है, तो इसी से संबंधित था। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना ही था। यदि आप हमारे चैनल पे बुद्धा अकेडमी पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।